जान। दोस्तों, जैसे तैसे वॉटसन और मैरी की शादी हो गई है। अब शेरलॉक को एक बड़ा केस मिलने वाला है। ब्रिटेन के हायर ऑफिशियल्स मैग्न्यूसन नाम के एक आदमी को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री से अक्सर मिला करता है। दरअसल मैग्न्यूसन एक न्यूज़पेपर कंपनी का ओनर है और इसकी ये स्पेशलिटी है कि वो जो कुछ भी पढ़ता है या सुनता है वो हमेशा याद रखता है और अपनी इसी पावरफुल मेमोरी के कारण वो किसी भी इंसान की डिटेल्स को याद रख सकता है, जैसे उसकी कमजोरियां, उसने किससे कितना उधार ले रखा है, सोसाइटी में उसकी कितनी रिस्पेक्ट है और हाल ही में उसके बारे में क्या क्या खबर छपी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की डिटेल्स भी मैग्न्यूसन बताता है कि उसके हस्बैंड का एक जवान लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब वो ऑफिसर को ब्लैकमेल करता है कि मैं ये बात सबको बताकर तुम्हें बदनाम कर सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं, मैग्न्यूसन चाहे तो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है। इस वजह से सब उससे डरते हैं कि कहीं ये आदमी हमारा सीक्रेट दुनिया को न बता दे, इसलिए कोई मैग्न्यूसन से पंगा नहीं लेता। बेचारी पुलिस ऑफिसर घबराकर शेरलॉक से मदद मांगने जाती है। शादी के बाद वॉटसन और मैरी नए घर में रहते हैं। उनकी पड़ोसन का बेटा लापता हो गया है और मैरी जानती है कि वो लड़का एक ड्रग एडिक्ट है। जरूर वो उसी अड्डे पर होगा जहाँ लड़का नशा करते हैं। अब ये सोचकर मैरी और वॉटसन वहाँ पहुँचते हैं। मैरी कार में बैठी होती है और वॉटसन अकेला अंदर होता है। वहाँ एक आदमी चाकू दिखाकर वॉटसन को बाहर जाने को कहता है। देखो, मेरी पहचान का यहाँ एक लड़का है, मैं उसे लेने आया हूँ। वॉटसन की बात को सुनकर वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इतने में वॉटसन का मुक्का खाकर वो आदमी सिकुड़ कर बैठ जाता है। वॉटसन अंदर जाकर अपने पड़ोसन के बेटे को बचा लेता है। वहाँ एक और आदमी होता है जो कहता है, अरे कौन है भाई। वॉटसन को उसकी आवाज बहुत ही सुनी हुई लगती है और वो मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं, वो शेरलॉक ही है। बहुत ड्रग्स लेकर वो नशे की चोटी पर पहुंच चुका होता है। वॉटसन दोनों को किसी तरह बाहर खींच कर लाता है और उन्हें कार में घुसेट कर ले जाता है। मेरी शादी के बाद से तुम कहीं नजर नहीं आए, मतलब तुम इतने दिन ड्रग्स ले रहे थे। शेरलॉक कहता है कि वॉटसन, ये सब एक प्लान है, तुम मेरा विश्वास करो मेरे दोस्त। ये कहानी किसी और को सुनाना शेरलॉक, समझे? प्लान करने के लिए कोई महीनों तक ड्रग्स लेता है क्या? मुझे उल्लू समझा है तुमने? अपना मुंह बंद करके बैठे रहो, हम सीधे मौली के पास जाकर तुम्हारा यूरिन टेस्ट करवाएंगे। लैब में मौली शेरलॉक का यूरिन टेस्ट करती है तो पता चलता है कि सच में शेरलॉक कई महीनों से ड्रग्स ले रहा है। टेस्ट रिपोर्ट देखकर तो मौली शेरलॉक के गाल पर कसकर तमाचा मार देती है। वॉटसन गुस्से में कहता है, तुम इतने दिन कहाँ चले गए थे और तुम ड्रग्स क्यों ले रहे हो? यार मैं सच कहता हूँ, मैं ड्रग्स नहीं ले रहा हूँ, ये सब मैं एक केस के लिए कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। ये बात अब न्यूज में भी चली जाती है कि शेरलॉक एक ड्रग एडिक्ट हो गया है। ये जानकर माइक्रॉफ्ट शेरलॉक के घर की तलाशी लेता है लेकिन उसको कोई ड्रग नहीं मिलता। शेरलॉक बड़े आराम से लेटा होता है। फिर माइक्रॉफ्ट शेरलॉक के बेडरूम खोलने जाता है तो शेरलॉक चिल्लाता है कि मैं सब कुछ सच बता देता हूँ, मैं कई दिनों से ड्रग ले रहा हूँ लेकिन एक केस के सिलसिले में मैं ये कर रहा हूँ। यार, मैग्न्यूसन नाम का एक आदमी है जो ब्लैकमेल करने में माहिर है, उसे रोकने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैग्न्यूसन का नाम सुनकर माइक्रॉफ्ट चौंक कर कहता है कि वो तो एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, वो बहुत दौलत वाला है और गवर्नमेंट की कई सीक्रेट फाइल्स भी उसके पास हैं। मैग्न्यूसन से पंगा लेना मुझसे पंगा लेने के बराबर है, इसलिए छोटू तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो और दूसरा कोई केस अटेंड करो। नहीं माइक्रॉफ्ट, प्लीज मुझे मत टोको, या तो वो मैग्न्यूसन रहेगा या फिर मैं, देखते हैं कि कौन जीता है। अब नाराज होकर माइक्रॉफ्ट वहां से चला जाता है। यार वॉटसन, तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी नहा धोकर आता हूँ। ये कहकर शेरलॉक बाथरूम के अंदर जाता है। तब शेरलॉक के कमरे से एक लड़की को बाहर आते देखकर वॉटसन शॉक होकर सोचता है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। अरे ये तो मेरी शादी में आई थी, लेकिन ये शेरलॉक के घर में क्या कर रही है? इस लड़की का नाम जेनी है और शेरलॉक इससे प्यार करता है। अब तक तो वॉटसन शेरलॉक को इन मामलों में दूध पीता बच्चा समझता था, लेकिन आज पता चला कि ये दूध पीता बच्चा कई बार कॉफी पी चुका है। फिर भी वॉटसन सोचता है कि मेरा यार लाइफ में सेट हो जाए, मुझे यही चाहिए। अब ये सोचकर वॉटसन को खुशी भी होती है, पर जेनी शेरलॉक से विदा लेकर चली जाती है। शेरलॉक वॉटसन से कहता है कि अब तक तुम कत्ल, किडनैपिंग, चोरी और कई तरह के केसेस सॉल्व कर चुके हो, लेकिन मैग्न्यूसन जैसा सुपर ब्रेन कभी नहीं देखा होगा। अपनी असाधारण याददाश्त से वो हर किसी को ब्लैकमेल कर सकता है और इस बड़े बंगले का नाम एप्पल डोर है, जहाँ सभी की डिटेल्स कैद हैं। कंप्यूटर में सेव करने के बजाय इनकी हार्ड कॉपीज यहाँ रखी हुई है क्योंकि मैग्न्यूसन जानता है कि कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। इन्हीं फाइल्स के जरिए मैग्न्यूसन हर इंसान की डिटेल्स जानता है। अगर इस घर की हर चीज को मिटा दिया जाए तो मैग्न्यूसन कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, लेकिन हम वैसा नहीं करने वाले। इस बीच मैग्न्यूसन और उसकी आदमी शेरलॉक के घर में घुस आते हैं। मैग्न्यूसन वॉटसन को एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसका ध्यान शेरलॉक की ओर जाता है और वो कहता है, शेरलॉक तुम्हारी एक कमजोरी है, रेड बियर्ड। अब ये सुनते ही शेरलॉक चौंक जाता है क्योंकि बचपन में शेरलॉक का एक पेट डॉग हुआ करता था जिसका नाम था रेड बियर्ड। इतनी पुरानी पर्सनल बात की खबर मैग्न्यूसन को कैसे हुई? दरअसल मैग्न्यूसन के घर में यानी एप्पल डोर में शेरलॉक की भी एक सीक्रेट फाइल है जिसमें शेरलॉक की लाइफ की सारी डिटेल्स रखी हुई है। अब शेरलॉक मैग्न्यूसन से कहता है कि तुम्हारे पास उस लेडी ऑफिसर की सीक्रेट फाइल्स हैं जिसमें उसके पति के अफेयर की डिटेल्स भी हैं।
तुम सिर्फ वो फाइल मुझे दे दो और उस ऑफिसर को परेशान मत करो, मैं तुम्हारे किसी भी काम में दखल नहीं दूंगा। इस पर मैग्न्यूसन उठता है और बाथरूम जाने के बजाय वहीं हॉल में मुंह देता है। देखो शेरलॉक, उस ऑफिसर की फाइल तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, और हाँ, ये बात उस ऑफिसर से भी जाकर कह दो। ये कहकर मैग्न्यूसन एकदम थाट से उठकर चला जाता है। फिर शेरलॉक कहता है कि वॉटसन, इसी दिन के लिए मैं इतने महीनों से ड्रग एडिक्ट बन रहा था। मैं चाहता था कि न्यूज़पेपर मेरे ड्रग एडिक्ट होने की खबर छापे। आज मैग्न्यूसन इस माइंडसेट के साथ गया कि मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ और मुझे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो मेरी ओर ध्यान नहीं देगा, लेकिन हमारा असली काम अब शुरू होगा। जिस पुलिस ऑफिसर ने मुझसे मदद मांगी थी उसकी फाइल्स फिलहाल तो मैग्न्यूसन के ऑफिस रूम में ही होंगी, क्योंकि उन्हीं के जरिए वो ऑफिसर को ब्लैकमेल कर रहा है। मेरा मानना है कि वो फाइल्स अब तक एप्पल डोर तक नहीं पहुंची होंगी। तो अब हमें मैग्न्यूसन के ऑफिस जाना होगा। आज शाम 7 बजे मैग्न्यूसन अपनी मार्केटिंग टीम के साथ डिनर पर जा रहा है और वो 10 बजे लौटेगा। उसी दौरान हमें उसके ऑफिस से फाइल्स निकालनी होगी। एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता कि वो ठीक 7 बजे डिनर पर जा रहा है? शेरलॉक कहता है कि वो सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब चलो जल्दी। शाम के 7 बज रहे होते हैं और मैग्न्यूसन अपने ऑफिस से निकल चुका है, लेकिन फिर भी उसके ऑफिस के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर उसका ऑफिस है और सिक्योरिटी की कई लेयर्स को क्रॉस करके अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उस बिल्डिंग में एक लिफ्ट है जिससे हम सीधे ऊपर जाकर ऑफिस पहुंच सकते हैं। उस लिफ्ट के अंदर जाने के लिए एक एक्सेस कार्ड की जरूरत है। अगर हमें वो कार्ड मिल भी गया तो उसे स्वाइप करने पर मैग्न्यूसन की पीए वीडियो कॉल में हमको देख लेगी और सिर्फ अपॉइंटमेंट होने पर वो हमको अंदर अलाउ करेगी। ऊपर से मैग्न्यूसन इस वक्त ऑफिस में नहीं है, मतलब पीए हमें अंदर अलाउ नहीं करेगी। वॉटसन कंफ्यूज होकर पूछता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर अंदर जाएंगे कैसे? हमारे पास एक्सेस कार्ड है वॉटसन। वॉटसन कहता है पर उस पीए का क्या जो देखते ही जान जाएगी कि हम फ्रॉड हैं और हमारे पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है। इंसान की गलती के जरिए ही हम अंदर जाएंगे। वॉटसन कंफ्यूज हो जाता है लेकिन शेरलॉक के साथ चल देता है। दोनों उस बिल्डिंग के लिफ्ट के पास पहुंचते हैं और एक्सेस कार्ड स्वाइप करते हैं। मैग्न्यूसन की पीए वीडियो कॉल पर शेरलॉक को देखती है। लो, इस पीए से डर रहे थे ये लोग, ये तो शेरलॉक की नई गर्लफ्रेंड जेनी है। शेरलॉक को देखते ही वो पूछती है, शेरलॉक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेनी, तुम्हें देखने का बड़ा मन किया इसलिए चला आया। प्लीज मुझे अंदर अलाउ करो ना डियर। सॉरी शेरलॉक, मैं किसी को भी अंदर अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर जगह है। लेकिन जेनी, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। ये कहकर वो एक अंगूठी निकालकर जेनी से शादी के लिए प्रपोज करता है और जेनी की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो शेरलॉक को अंदर अलाउ कर देती है। वॉटसन भी साथ में चिपक जाता है। अब समझे वॉटसन, प्यार ही वो गलती है जो इंसान कर बैठते हैं। जेनी ने भी वही गलती की और इसी वजह से आज हम अंदर जा पा रहे हैं। तो यही था शेरलॉक का मास्टर प्लान जो बॉलीवुड में बहुत घिस चुका है। आपको कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी पता है जिसमें अपना कोई काम करने के लिए प्यार का नाटक किया जाता है? तो कमेंट्स में बताइए जरूर। बिल्कुल उसी तरह मैग्न्यूसन के ऑफिस में पहुंचने के लिए ही शेरलॉक ने उसकी पीए जेनी से प्यार का नाटक किया था और उससे लिफ्ट का एक्सेस कार्ड ले लिया। इतना ही नहीं, मैग्न्यूसन कहाँ जाता है और क्या क्या करता है इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेरी को मिलती रहती है। दोनों अंदर जाते हैं तो जेनी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसके सर से खून बह रहा होता है। शेरलॉक को एक परफ्यूम की स्मेल आती है और वो कहता है कि इस परफ्यूम का नाम क्लेरे डी लाल्यून है। अरे शेरलॉक, ये परफ्यूम तो मैरी यूज करती है। मैरी नहीं वॉटसन, ये और कोई औरत है। मुझे लगता है कि उसी पुलिस ऑफिसर का काम होगा जिसने मुझसे मदद मांगी थी। वो अपनी फाइल लेने ही आई होगी। मैं ऊपर जाकर उसे तलाशता हूँ और तुम यहीं जेनी के साथ रहो। ऊपर शेरलॉक पर एक औरत गन पॉइंट करती है। देखिए पुलिस ऑफिसर मैडम, मैं आपकी सीक्रेट फाइल ढूंढकर उसे आपके हवाले कर दूंगा, आप मैग्न्यूसन को कुछ मत करना। तब वो औरत मुड़ती है तो शेरलॉक की धड़कनें रुक जाती है क्योंकि वो वॉटसन की पत्नी मैरी है। मैरी, तुम मैग्न्यूसन को क्यों मारना चाहती हो? कहीं मैग्न्यूसन तुम्हें भी ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन मैरी कहती है, शेरलॉक अगर एक कदम भी आगे रखा तो मैं तुमको शूट कर दूंगी, तुम मुझे कभी शूट नहीं कर सकती। ये कहकर शेरलॉक आगे बढ़ता है और मैरी उसको शूट भी कर देती है। शेरलॉक धड़ करके नीचे गिर जाता है। मैरी वहां से बच निकलती है। अब गन शॉट की आवाज को सुनकर वॉटसन ऊपर आकर शेरलॉक को मौत से लड़ते हुए देखता है। वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और शेरलॉक को हॉस्पिटल लेके जाता है। शेरलॉक की जान धीरे धीरे निकल रही होती है। बेहोशी की हालत में शेरलॉक अपने माइंड पैलेस में देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पर फंस चुका है जहां माइक्रोफ्ट और मॉरिटी भी है। अब जिंदा रहने के लिए शेरलॉक को अपने माइंड पैलेस से किसी तरह बाहर निकलना होगा। बहुत देर माइंड पैलेस में रहने से वो या तो कोमा में चला जाएगा या फिर मर जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो माइंड पैलेस से बाहर निकलता है और असली दुनिया में अपनी आंखें खोलता है। बेहोश हालत में हॉस्पिटल में उससे कई लोग मिलने आए थे लेकिन उसे किसी की बातें सुनाई नहीं दी। पर मैरी की ये बात उसे साफ साफ याद रही कि प्लीज वॉटसन से कुछ मत कहना। अभी शेरलॉक के साथ पहली बार हुआ था कि उसके साथ रहकर किसी ने उसको धोखा दिया। मैरी की हर बात झूठी थी, यहाँ तक कि मैरी एक झूठ है। शेरलॉक मैरी के बारे में और जानना चाहता है पर हॉस्पिटल में पड़े रहकर उसका काम नहीं होगा, इसलिए शेरलॉक खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाता है। वॉटसन और ग्रेग आकर देखते हैं कि शेरलॉक का बेड खाली है। वॉटसन को शेरलॉक की चिंता होने लगती है। तब शेरलॉक खुद उसे कॉल करता है और मिसेस हडसन उसे फोन लाकर देती है। रात को मैरी सड़क पर चल रही होती है कि उसे शेरलॉक का कॉल आता है। वो कहता
है सामने वाली बिल्डिंग को देखो। वो देखती है तो उस पर मैरी की इमेज प्रोजेक्ट होती है। इस बिल्डिंग में मैं अकेला हूँ, तुम यहाँ जाओ। शैलोक ये बात मानकर मैरी बिल्डिंग के अंदर जाती है तो शैलोक एक अंधेरी जगह पर खड़ा होता है। बोलो शैलोक, क्या बात है? वाह मैरी, मुझे शूट भी कर दिया और अब पूछती हो कि क्या बात है? मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। जब वॉटसन को किसी ने किडनैप करके जला डालने की कोशिश की तो तुम्हें किसी ने एक कोड भेजा था। तुमने उस कोड को बहुत ही आसानी से डिकोड कर लिया। इतना मुश्किल कोड को कोई इतनी आसानी से क्रैक नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जान गया था कि तुम सीक्रेट कोड को डिकोड करना जानती हो। और इतना ही नहीं, तुम्हारी शादी में कमांडर जेम्स का कमरा हम लोगों को याद नहीं था, लेकिन तुम्हें याद था कि वो 207 में ठहरा था। मतलब तुम्हारी मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी है। तुमने मुझको शूट तो किया, लेकिन ठीक उस जगह पर शूट किया जहां गोली लगने से जान नहीं जाती है। और ये इस बात का सबूत देता है कि तुम एक काबिल शूटर भी हो। बात यहाँ तक पहुंची गई है तो अपनी शूटिंग का एक डेमो भी दिखा दो। इस पर मैरी एक कॉइन ऊपर टॉस करती है और ठीक उस पर गोली चलाकर कहती है, मैं चाहती तो तुम्हें वहीं पर खत्म कर सकती थी, पर मैंने तुम्हें जिंदा रखना चाहा, इसलिए मैंने तुम्हें सेफ जगह पर शूट किया। लेकिन अब की बार मैं उतनी रहमदिल नहीं हूँ। तुम्हारी कहानी मैं यहीं खत्म करने वाली हूँ। बकवास मत करो मैरी, अगर तुमने मुझको शूट किया तो पुलिस तुम्हें जरूर पकड़ लेगी, क्योंकि बिल्डिंग के बाहर तुम्हारा पोस्टर लगा हुआ है। एक्चुअली मैरी के सामने कोई शैलोक नहीं, उसका डमी खड़ा है। असली शैलोक मैरी के पीछे से आता है, लेकिन मैरी कहती है कि शैलोक, डमी बहुत ही पुरानी टेक्निक है। पुरानी ही सही मैरी, तुम धोखा तो खाई गई हो ना। लेकिन जरूरी बात तो यह है कि मैग्नुसन तुम्हें किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तुम सीधे मेरे पास आती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मैरी कहती है, अगर मैं तुम्हें सीधे बता देती तो ये बात वॉटसन से छुपती नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं और वॉटसन अलग हो जाएंगे, इसलिए तुमसे बात छुपाई मैंने। अब जो हो गया सो हो गया मैरी, लेकिन तुमने डमी को पुरानी टेक्निक बताया, राइट? बात तो ठीक है, पर मैं उतना भी पुराना नहीं हूँ। तुम जरा गौर से देखो डमी को, तो पता चलता है कि मैरी के सामने डमी नहीं, खुद वॉटसन खड़ा है। वॉटसन बहुत ही टेंशन में होता है और तीनों घर चले जाते हैं। अब शैलोक और वॉटसन मिलकर मैरी से बिल्कुल एक क्लाइंट की तरह पूछताछ करते हैं। मैरी एक पेन ड्राइव निकाल कर दिखाती है जिस पर आगरा लिखा होता है। वो कहती है कि इस पेन ड्राइव में कई सीक्रेट्स हैं जिन्हें देखकर वॉटसन मुझसे नफरत करने लगेगा। वॉटसन पेन ड्राइव उठाकर अपने पास रख लेता है। मैरी अपनी लाइफ स्टोरी बताना शुरू करती है और कहती है कि मेरा नाम मैरी नहीं, मैं एक सीक्रेट एजेंट हुआ करती थी। मैंने कई गवर्नमेंट के लिए लीगल काम किए हैं और कई लोगों का खून भी किया है। मेरे हर असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट मैग्निसन के पास है। अगर उसने मेरे डॉक्यूमेंट लीक कर दिए तो मुझे अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, इसलिए मैं मैग्निसन का खून करने वहां गई थी। लेकिन शैलोक बीच में आ गया और मेरे लाख कहने पर भी शैलोक नहीं माना और कोई रास्ता न पाकर मैंने उसको शूट भी कर दिया, और वो भी एक सेफ जगह पर ताकि उसकी जान न जाए। उसके बाद भी मैं मैग्निसन का खून कर सकती थी, लेकिन वहाँ वॉटसन भी था और खून का इल्जाम वॉटसन पर लगता और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी। वॉटसन कहता है, तुम कुछ भी कह लो मैरी, तुम्हें शैलोक को शूट नहीं करना चाहिए था। छोड़ यार वॉटसन, मैरी ने मुझे शूट जरूर किया, लेकिन मेरी जान भी तो उसी ने बचाई। एम्बुलेंस का कॉल तो उसी ने किया था। शैलोक, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? एम्बुलेंस को मैंने बुलाया था। हाँ वॉटसन, कॉल तो तुमने किया था, लेकिन कॉल करके 5 मिनट में कौन से देश में एम्बुलेंस आती है बताओ जरा? मुझे शूट करते ही मैरी ने एम्बुलेंस को कॉल कर लिया था। 10 मिनट बाद तुम आए और तुम्हारे आने के 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। शैलोक के लाख समझाने पर भी वॉटसन मैरी से नाराज ही रहता है और उससे अलग रहने लगता है। कुछ महीनों बाद शैलोक, माइक्रॉफ्ट, वॉटसन और मैरी शैलोक और माइक्रॉफ्ट के माता पिता के घर जाते हैं। वहाँ सब मिलकर बढ़िया सा डिनर करते हैं। वॉटसन मैरी से बात करने लगता है और कहता है, ये तुम्हारी पेन ड्राइव है, इसमें क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। तुम पहले क्या थी और क्या काम करती थी इसके बारे में मुझे परवाह नहीं है। ये कहकर वॉटसन पेन ड्राइव को आग में डाल देता है। मैरी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और कहती है, लेकिन वॉटसन तुम तो मेरे असली नाम भी नहीं जानते। उसकी कोई जरूरत नहीं है मैरी, मुझे मैरी नाम बहुत पसंद है और वही तुम्हें सूट करता है। अब इस तरह दोनों में सुलह हो जाती है। बाहर शैलोक और माइक्रॉफ्ट सिगरेट पी रहे होते हैं। सीक्रेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन दोनों भाई धुएं पे धुआं उड़ा रहे होते हैं। अब ऐन वक्त पर पीछे से उनकी मम्मी देख लेती है और चिल्लाती है कि अरे निकम्मो, इस तरह धुएं में उड़ाने के लिए मैंने तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था क्या? माँ की डांट सुनते ही दोनों सिगरेट छुपाकर मुड़ते हैं। माइक्रॉफ्ट कहता है कि नहीं मम्मी, हम सिगरेट कहाँ पी रहे हैं, नो चांस। इतने में शैलोक कहता है कि नहीं मम्मी नहीं, ये माइक्रॉफ्ट ही पी रहा था। माइक्रॉफ्ट को फंसाकर शैलोक बच जाता है और इस तरह हंसी मजाक में उन दोनों की बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। सब बहुत मजे में होते हैं कि अचानक शैलोक के माता पिता मैरी और माइक्रॉफ्ट बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। वॉटसन एकदम कंफ्यूज होकर पूछता है, शैलोक कुछ बोलोगे भी कि ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, इन लोगों के खाने में मैंने थोड़ा सा ड्रग मिला दिया था, अब थोड़ी देर ये लोग यूं ही पड़े रहेंगे। वॉटसन कहता है, लेकिन क्यों शैलोक? हमें मैग्नुसन के घर पहुंचना है, इसलिए कई दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में मैग्नुसन से मिला था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कब अपने एप्पल डोर पर इनवाइट करोगे, तो उसने कहा कि मैं इनवाइट तो जरूर कर लूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो मैंने भी कह डाला कि मैं उसे माइक्रॉफ्ट का लैपटॉप दूंगा जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की कई सीक्रेट फाइल्स हैं जो मैग्नुसन को चाहिए, और मैंने उससे वादा किया था कि आज के दिन मैं उसे माइक्रॉफ्ट का लैपटॉप ला कर दूंगा। माइक्रॉफ्ट बेहोश पड़ा है और ये दोनों उसका लैपटॉप ले लेते हैं। तब वहाँ मैग्नुसन का हेलीकॉप्टर भी आता है
और दोनों उसमें चढ़कर एप्पल डोर जाते हैं। जब शेरलॉक मैग्न्यूसन से पिछली बार मिला था तो उसे शक था कि सभी लोगों की सीक्रेट फाइल्स मैग्न्यूसन के पास भले ही हो और उसने सारी फाइल्स भले ही पढ़ ली हो, लेकिन एक इंसान को देखते ही उसकी सारी डिटेल्स को वो कैसे बता सकता है। अब इस दुनिया में ऐसा कोई सुपर ब्रेन नहीं है जो हर किसी की हर डिटेल को याद रख सके। जरूर उसके चश्मे में कोई डिवाइस छुपा हुआ है जो उसकी मदद कर रहा है। ये सोचकर शेरलॉक ने मैग्न्यूसन का चश्मा उतार कर देखा, पर वो एक नॉर्मल चश्मा ही था। शेरलॉक जान गया कि मैग्न्यूसन कोई ट्रिक कर रहा है। अब शेरलॉक और वॉटसन सीधे मैग्न्यूसन के घर पहुंच जाते हैं। तब मैग्न्यूसन एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें वॉटसन आग के बीच फंस गया था और शेरलॉक ने उसे बचाया था। वॉटसन अब रियलाइज करता है कि उस रात उसे मैग्न्यूसन ने किडनैप करवाया था। वो मैग्न्यूसन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैग्न्यूसन बताता है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट की लैपटॉप की जरूरत थी। मेरी रिसर्च में पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट की कमजोरी शेरलॉक है। दोनों में भले ही अनबन होती रहती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को शेरलॉक से बेहद प्यार है और शेरलॉक की कमजोरी तुम हो वॉटसन और तुम्हारी कमजोरी मैरी है। इसीलिए मैंने मैरी की सारी सीक्रेट डिटेल्स को निकाल लिया था। तब पता चला कि मैरी अपने काम के दौरान कई कत्ल कर चुकी है और इस वजह से कई लोग उसके खून के प्यासे हैं। अब इन्हीं बातों को लेकर मैंने मैरी को ब्लैकमेल किया, फिर मैरी के जरिए वॉटसन को और वॉटसन के जरिए शेरलॉक को पकड़ा। अब शेरलॉक के जरिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट का लैपटॉप भी मिल गया है। मैग्न्यूसन के इस एप्पल डोर यानी इस घर के अंदर एक वॉल्ट है जिसमें दुनिया के सारे लोगों की सीक्रेट फाइल्स हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट फाइल्स भी हैं। फिर शेरलॉक मैग्न्यूसन से सीक्रेट वॉल्ट दिखाने को कहता है। मैग्न्यूसन उन्हें वॉल्ट दिखाता है लेकिन वो बिल्कुल खाली होता है। तब मैग्न्यूसन एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है, दोस्तों ये वॉल्ट फाइल्स वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेफ मेरे दिमाग में स्टोर की गई है। मेरा माइंड ही वॉल्ट है। मतलब ये कि दुनिया के सबसे पावरफुल माइंड मैग्न्यूसन का है, जिसमें दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है। साथ ही एक बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी का ओनर होने के नाते वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस तैयार कर सकता है। अब वो वॉटसन को ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम्हारी पत्नी मैरी के बारे में मैं सब कुछ बता दूंगा और अगर वो बातें मैंने मीडिया में पब्लिश कर दी तो कई लोग मैरी को मारने दौड़ आएंगे। अब तो शेरलॉक की भी कुछ समझ में नहीं आता कि इस आदमी के दिमाग से इन्फॉर्मेशन को कैसे साफ किया जाए। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट को होश आता है और वो अपने लैपटॉप को ना पाकर तुरंत अपनी फोर्स लेकर एप्पल डोर पहुंच जाता है। लो शेरलॉक, तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अरेस्ट करने आ रहा है क्योंकि तुम उसका लैपटॉप उड़ा लाए जिसमें नेशनल सिक्योरिटी की कई सेंसिटिव फाइल्स हैं। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर शेरलॉक हेलीकॉप्टर में बैठे हुए माइक्रोसॉफ्ट को बताता है कि यहाँ कोई वॉल्ट नहीं है और ना ही किसी के सीक्रेट फाइल्स हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस मैग्न्यूसन के दिमाग में ही स्टोर्ड है। ये कहकर शेरलॉक मैग्न्यूसन के सर पर गोली चला देता है और मैग्न्यूसन तुरंत उसी स्पॉट पर मर जाता है और उसके साथ ही सारी सच्चाई भी गायब हो जाती है। अब शेरलॉक को अरेस्ट किया जाएगा और उसे जेल में रखा जाएगा। वो वॉटसन से कहता है कि अब तुम और मैरी मिलकर चैन से रह सकोगे। मैरी की गुजरी भी जिंदगी की कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलेगी, तुम फिक्र मत करो। पर माइक्रोसॉफ्ट शेरलॉक को जेल कैसे जाने देता? शेरलॉक ने माइक्रोसॉफ्ट और गवर्नमेंट की इतनी बड़ी मदद जो की है। मैग्न्यूसन की वजह से कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमेशा डरे हुए रहते थे कि कब वो मुंह खोलेगा और उनके सीक्रेट मिशन के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। उन सबको मैग्न्यूसन ब्लैकमेल भी कर रहा था, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी थी कि सारा इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग के अंदर ही था और उसके मरने के बाद किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपना पूरा इन्फ्लुएंस यूज करके शेरलॉक को इस केस से बचा लेता है। पर अब शेरलॉक इंग्लैंड में नहीं रहने वाला। 6 महीने के लिए वो इंग्लैंड से बाहर किसी काम से जा रहा है। अब वॉटसन मायूस हो जाता है क्योंकि 6 महीने बाद भी शेरलॉक इंग्लैंड नहीं आने वाला और इसके बाद शेरलॉक और वॉटसन की मुलाकात कभी नहीं होगी। मैरी शेरलॉक को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है क्योंकि अगर शेरलॉक नहीं होता तो वो वॉटसन का साथ कब का खो चुकी होती। वॉटसन शेरलॉक के पास आकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, बहुत ही बोर्ड हो जाऊंगा यार। फिर एक प्राइवेट जेट में शेरलॉक इंग्लैंड छोड़कर जाने लगता है। 5 मिनट बाद उसे माइक्रोसॉफ्ट का कॉल आता है और वो कहता है कि हाय छोटू, कैसे हो यार? अबे भाई, कहीं कि मुझे निकले हुए अभी 5 मिनट नहीं हुए और इस वक्त तुम्हें मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। छोटू, वो बात यह है कि तुम्हारा प्राइवेट जेट इंग्लैंड वापस आने वाला है क्योंकि इंग्लैंड को तुम्हारी मदद चाहिए। अब ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी इंग्लैंड पर? तब माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आ गया मेरा लाडला शेरलॉक, आ गया। शेरलॉक की कुछ समझ में नहीं आता। बात यह है कि 5 मिनट पहले इंग्लैंड के हर बिलबोर्ड, टीवी, मोबाइल और हर जगह मोरेटी का चेहरा दिखने लगता है और उसमें लिखा है कि मुझे मिस करते हो। ये देखकर आम लोग तो घबराए जाते हैं और साथ ही सारे क्रिमिनल्स भी डरने लगते हैं क्योंकि मोरेटी सारे क्रिमिनल्स का डॉन था। सबको शौक होता है कि ये मरा हुआ मुर्दा जिंदा कैसा हो गया। और दोस्तों, इसी सवाल के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आखिर ये मोरेटी जिंदा कैसे हुआ और अब की बार वो क्या गोल खिलाने वाला है और शेरलॉक उसका सामना कैसे करने वाला है? इतने सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में ही मिलेंगे, तो देखते रहिए ये थ्रिलिंग शेरलॉक सीरीज। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।